नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे क्या मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। और प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे मालवा। और मालवा के अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे मालवा के 4 उप प्राकृतिक प्रदेश। इन 4 उप प्राकृतिक प्रदेशों में से पूर्वी मालवा, जिसको दशाण प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और मध्यवर्ती मालवा यानी मध्य मालवा पठारी प्रदेश, जिसमें मांडू, धार और उज्जैन था, उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करना चाहते हैं वो हम चर्चा करना चाहते हैं पश्चिमी मालवा के ऊपर। और जो पश्चिमी मालवा है इसको उस समय जिस नाम से जाना जाता था वो नाम था दशपुर। तो देखिएगा, बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्या दशपुर। तो देखो यहाँ पर जो दशपुर लिखा है, ये दशपुर मालवा का पश्चिमी जो पठार है मालवा, उसको जिस नाम से जाना जाता था वो नाम है दशपुर। अब हम ये देखते हैं कि मैप के अंदर अगर हम ये लोकेट करें कि दशपुर कहाँ था, कैसा था, या आज वर्तमान में किस तरीके से ये दशपुर को हम पहचानेंगे, तो उसके लिए हमने ये मैप बनाया है। और इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो आप बड़ा सा मैप देख रहे हैं, ये आज के वर्तमान का मंदसौर का नक्शा है। लगभग मंदसौर ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, मैंने पिछली वीडियोस में भी चर्चा इस बात की है कि जब भी जिले की बात की जाती है तो ये पूरा जिला है, लेकिन जब शहर की बात की जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ शहर होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जिले को लेकर। तो ये तो है पूरा मंदसौर जिला, लेकिन मंदसौर शहर की जब बात करेंगे तो ये है मंदसौर शहर। ये मंदसौर शहर है और ये पूरा मंदसौर जिला है, जिसमें मंदसौर जिले के सारे गांव, विकासखंड और तहसीलें शामिल हो जाएंगी जैसे ही हम मंदसौर के साथ जिला शब्द का उपयोग करेंगे। और जब हम ये कहेंगे कि मंदसौर शहर, तब आपका सीधा ध्यान इधर आना चाहिए कि हम मंदसौर शहर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं दशपुर की। तो देखते हैं कि ये नक्शे में आज वर्तमान में कहाँ है और किस तरीके से था। तो देखो, इधर हमने लिखा है रतलाम, इधर लिखा है नीमच। ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश के जिले हैं। इस रतलाम के अंदर आने वाली जो मांडवी है, इसके अंदर जो अकोट है, ठीक है, और इसके अंदर जावरा है, ये आते थे। ये वर्तमान का जावरा रतलाम जिले का, वर्तमान का मांडवी रतलाम जिले का, और वर्तमान का अलोट रतलाम जिले का, ये शामिल था दशपुर के अंदर। और नीमच के अंदर अगर देखा जाए तो जावत शामिल था, मनसा शामिल था, यानी नीमच का दक्षिणी, रतलाम का उत्तरी हिस्से को और वर्तमान के पूरे मंदसौर जिले को मिलकर जो बनता था उसे कहा जाता था दशपुर प्रदेश या कहे पश्चिमी मालवा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि आज अगर हम मंदसौर जिले को देखें तो जो मंदसौर जिला है ये अभी वर्तमान में उज्जैन संभाग के, उज्जैन डिवीजन के अंतर्गत आने वाला जिला है। तो हम कहेंगे कि वर्तमान का मंदसौर मालवा के अंतर्गत आता है और उज्जैन संभाग के अंतर्गत ये एक जिला है। अब देखते हैं कि ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो जो मंदसौर है, इस मंदसौर के दक्षिण में है रतलाम, मंदसौर के उत्तर में है नीमच, मंदसौर के पश्चिम में है प्रतापगढ़, मंदसौर के पूर्व में है कोटा, झालावाड़, और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो चित्तौड़ है। तो जो चित्तौड़ है, जो कोटा है, जो झालावाड़ है और ये प्रतापगढ़ है, ये वर्तमान राजस्थान के जिले हैं। और जो रतलाम है, नीमच है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश के जिले हैं। इसका मतलब मंदसौर मध्य प्रदेश के उन 18 जिलों में से है जो अपनी सीमाएं, अंतरराज्यीय सीमाओं को क्या करता है, साझा करता है। वो जिला है कौन सा? मंदसौर। वो जिला है कौन सा? मंदसौर। तो मंदसौर वर्तमान में ऐसा दिखता है, मध्य प्रदेश के इन जिलों को स्पर्श करता है और राजस्थान के इन जिलों को स्पर्श करता है। अब हम शुरू करते हैं दशपुर के बारे में। तो देखो, यहाँ पर जो मंदसौर लिखा है ये मंदसौर शहर है, ये मंदसौर शहर है, जिला नहीं कह रहा हूं, इसको मैं शहर कह रहा हूं। यही मंदसौर उस समय का दशपुर था। इसका मतलब एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि मंदसौर शहर का प्राचीन नाम क्या था, तो मंदसौर शहर का प्राचीन नाम था दशपुर। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो मंदसौर है, ये मंदसौर के अंदर ये जानकारी हमें दशपुर की कहां से मिलती है। तो ये जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है और उस अभिलेख का नाम इसी जिले के नाम पर पड़ा है, मंदसौर का अभिलेख। क्या? मंदसौर का अभिलेख। तो मंदसौर का जो अभिलेख है, इस मंदसौर के अभिलेख से हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, ऐतिहासिक पहलू मिलते हैं। तो सबसे पहले उन ऐतिहासिक पहलुओं को जानने से पहले हम ये जान लें कि ये मंदसौर अभिलेख है किसका। तो देखो, ये जो मंदसौर अभिलेख है, ये मंदसौर अभिलेख है कुमारगुप्त का। किसका अभिलेख है? कुमारगुप्त का। और आपको ये याद रखना है, जैसा कि पीछे गुप्त लगा है, यानी ये गुप्त वंश के क्या थे? शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? ये उत्तराधिकारी थे। कौन? कुमारगुप्त। और यहाँ पर एक मिसलेनियस पार्ट बनता है
कि किस गुप्त वंश के शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो गुप्त वंश के गुप्त वंश के जो कुमारगुप्त राजा हैं उन्हीं कुमारगुप्त के सर्वाधिक क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये जो मंदसौर का अभिलेख है इसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि मंदसौर अभिलेख की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था कनिंघम। क्या नाम था, कनिंघम। और कनिंघम के साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था फ्लीट, जिसका नाम क्या था, फ्लीट। तो कनिंघम और फ्लीट ने क्या किया था, मंदसौर अभिलेख की खोज की थी। अब यहाँ पर फिर से एक मिसलेनियस जीके का पार्ट बनता है, वो ये कि जो कनिंघम है, इन कनिंघम को भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। और ये पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे, तो हम कहेंगे कि ये पहले महानिदेशक थे। और दूसरी बात, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है इसकी स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुई थी, भारत में की गई थी। ठीक है, तो ये कनिंघम भारत के पहले क्या थे, पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है उसके महानिदेशक थे। और भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कौन, कनिंघम। शुरुआत करते हैं अभिलेख की। तो अगली बात, जो अभिलेख है, अगर ये पूछा जाए कि मंदसौर का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखना है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। दूसरा, अगर ये पूछा जाए कि इसमें अगर भाषा संस्कृत उपयोग में ली गई है तो शैली कौन सी उपयोग में ली गई है, तो याद रखना है कि इसे दक्षिणी शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है, दक्षिणी शैली में। तीसरी बात आपको याद रखना है कि किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसके अंदर जिस लिपि का प्रयोग किया गया है उस लिपि का नाम है ब्राह्मी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मंदसौर अभिलेख है कुमारगुप्त से संबंध रखता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, दक्षिणी शैली का उपयोग किया गया है और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। इस मंदसौर के अभिलेख को खोजने वालों का जो नाम है वो कनिंघम और फ्लीट है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब अगली बात ये पूछी जा सकती है कि मंदसौर का जो अभिलेख है इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है कि इसके रचनाकार हैं वत्स भट्टी। कौन है, वत्स भट्टी। तो वत्स भट्टी इसके रचनाकार हैं, किसके, मंदसौर अभिलेख के। इतनी बातें मंदसौर अभिलेख की आपको याद रखना है। चीजें वहीं पे खत्म नहीं हो जाती जहां पर आप सोचते हैं, उससे बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं और वो किताबों में कहीं कहीं हमें मिलती भी है और कहीं कहीं नहीं भी मिलती। तो ये सारे पहलुओं को हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में प्रश्न बन सकते हैं और बन भी जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, मंदसौर से एक अभिलेख मिला है, मंदसौर जिले के नाम पर उसका नाम मंदसौर अभिलेख पड़ा है। और ये अभिलेख जिस शासक का है वो शासक है कुमारगुप्त और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है वत्स भट्टी। जिस भाषा में लिखा गया है वो भाषा है संस्कृत और जिस शैली में लिखा गया है वो शैली है दक्षिणी और जिस लिपि का इसमें उपयोग किया गया है वो लिपि है ब्राह्मी और जिन्होंने इसको खोजा है वो है कनिंघम और फ्लीट। क्लियर है। अगली बात, ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख जिस रूप में वर्तमान में उपस्थित है वो है प्रशस्ति के रूप में। काय के रूप में, प्रशस्ति के रूप में। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो सकता है कि प्रशस्ति अभिलेख क्या होते हैं, तो याद रखो ये जो प्रशस्ति अभिलेख होते हैं, अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रशस्ति अभिलेख वे अभिलेख होते हैं जिन अभिलेखों में किसी भी राजा के यश की, कीर्ति की, उसकी गौरव की, उसकी विजयों की, कुल मिला के इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो राजा की प्रशंसा के लिए लिखे गए अभिलेख होते हैं उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रशस्ति कहा जाता है। यानी राजा की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। तो मंदसौर का अभिलेख एक प्रशस्ति अभिलेख है। क्लियर। अब सुनो, अब इस अभिलेख से जानकारी मिलती क्या है, तो इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि लाट देश के रेशम व्यापारी, लाट देश के रेशम जो व्यापारी थे, ये रेशम व्यापारी दशपुर में आकर बसे और इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया और वो मंदिर है सूर्य मंदिर। वो कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर। ठीक, ये जानकारी मिलती है काय से, मंदसौर अभिलेख से। और आप एक बात और समझ लें कि जितने भी अभिलेखों से जो भी जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से, उनके आधार पर इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके से यहाँ की उस समय की गतिविधियां रही होंगी। तो ये जो जानकारी मिली है कि लाट देश के रेशम व्यापारी यहाँ पर आके बसे, इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि दशपुर उस समय का प्रमुख औद्योगिक केंद्र रहा होगा, उस समय ये विकसित क्या रहा होगा, नगर रहा होगा। ये जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। अब एक सवाल फिर से उठता है कि ये लाट देश क्या है, लाट देश क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लाट देश है, आपने हिंदी में एक अलंकार पढ़ा होगा और उस अलंकार को कहा जाता है लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास अलंकार में जो लाट शब्द है, ये लाट शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जाता है वो है गुजरात।
यानी वर्तमान का जो गुजरात है वो उस समय का लाट देश या लाट प्रदेश कहलाता था। यानी गुजरात के रेशम व्यापारी यहाँ पर आए और यहाँ पर रुक गए और यहाँ पर उन्होंने रेशम की बुनाई शुरू की। तो फिर से एक बेहतरीन सवाल बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से रेशम बुनकरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना है कि मंदसौर जिले से रेशम बुनकरों के क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं किसके अंतर्गत, तो मंदसौर के अभिलेख के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है। लाट देश का मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अगली बात देखो, ये जो मंदसौर है, इसी मंदसौर में यानी उस समय के दसपुर, आज वर्तमान के मंदसौर में एक मंदिर है शंकर जी का और उसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। क्या नाम है, पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस ये क्या है, मंदिर है। सवाल ये उठता है कि इसकी प्रसिद्धि के पीछे वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है, इस पशुपतिनाथ मंदिर की प्रसिद्धि का कारण ये है कि जो वर्तमान में नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर। तो ये मंदिर हूबहू तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग काठमांडू में बने हुए पशुपतिनाथ मंदिर के जैसा है। इसीलिए ये मंदिर क्या है, प्रसिद्ध है मंदसौर का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है। वैसे भगवान शंकर के मंदिर कई जगह हैं, लेकिन ये भी पशुपतिनाथ का मंदिर है जो मंदसौर में है और ये ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में बने हुए पशुपतिनाथ मंदिर के लगभग जैसा है। मैं हूबहू नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लगभग वैसा है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, जब नदियां पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूं, एक जिले से एक नदी नहीं गुजरती, एक जिले से कई नदियां गुजरती हैं। लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है, जिला नहीं। जिले का मतलब तो है कि देखो यहाँ से चंबल भी जाएगी, यहाँ पर एक नदी राजस्थान से आने वाली शिवाना नदी भी है। लेकिन सवाल जब पेपर में आएगा कि मंदसौर नगर या मंदसौर शहर किस नदी के तट पर है, तब उत्तर चंबल नहीं जाएगा, तब उत्तर जाएगा शिवाना नदी। कौन सी नदी, शिवाना नदी। और शिवाना नदी का जो उद्गम है, देखो यहाँ पर प्रतापगढ़ लिखा है और यहाँ से यहाँ तक पर्वत श्रेणी है, जिस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। तो शिवाना नदी चंबल की सहायक नदी है और ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसी नदी के तट पर बसा हुआ है क्या, मंदसौर शहर। शहर कह रहा हूं, जिला नहीं कह रहा हूं, शहर कह रहा हूं। तो मंदसौर शहर शिवाना नदी के तट पर बसा है और शिवाना जिसकी सहायक नदी है वो है चंबल, यानी चंबल की सहायक नदी शिवाना के तट पर बसा हुआ है मंदसौर। और इसी शिवाना नदी के तट पर जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। क्लियर है। यानी आपसे जिला पूछे तो मंदसौर, शहर पूछे तो मंदसौर, लेकिन अगर ये पूछे कि किस नदी के तट पर, तो आप कहेंगे शिवाना नदी के तट पर। क्लियर है। तो हम यहां तक मंदसौर की बात को समझ चुके हैं, कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो यहां पर लिखा है क्या, श्यामगढ़। यहां पर क्या लिखा है, श्यामगढ़। तो देखो जो श्यामगढ़ है, ये श्यामगढ़ मंदसौर जिले की तहसील है। श्यामगढ़ मंदसौर जिले की तहसील है और मंदसौर जिले की श्यामगढ़ तहसील के अंदर एक गांव है जिसका नाम है धमनार। क्या नाम है, धमनार। और इसके अंदर एक और गांव है जिसका नाम है चंद्रवासा। क्या नाम है, चंद्रवासा। तो चंद्रवासा और धमनार ये दोनों मंदसौर जिले की श्यामगढ़ तहसील के दोनों गांव हैं। अब आप कहोगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों बताया जा रहा है। तो याद रखना है कि धमनार गांव में गुफाएं मिली हैं, उनका नाम पड़ा धमनार गुफाएं। क्या नाम पड़ा, धमनार गुफाएं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि धमनार गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत हैं। तो आपको बताना है कि धमनार गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत हैं, या जसपुर प्रदेश के अंतर्गत हैं, या पश्चिमी मालवा में है। क्लियर। अब अगला देखो, अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पर जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं की संख्या कितनी है, 51। संख्या कितनी है, 51। तो धमनार की गुफाओं में, धमनार की गुफाओं की जो संख्या है वो 51 है। अब इनमें से कुछ गुफाएं खत्म हो चुकी हैं, खत्म होने का मतलब नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ गुफाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक गुफा का नाम है बड़ी कचहरी गुफा। क्या नाम है, बड़ी कचहरी गुफा। एक का नाम है छोटी कचहरी गुफा। क्या, छोटी कचहरी गुफा। एक का नाम है भीम बाजार गुफा। क्या नाम है, भीम बाजार गुफा। याद रखना है, एक का नाम है छोटी कचहरी, एक का नाम है बड़ी कचहरी, एक का नाम है भीम बाजार गुफा। याद रखना है कि इन 51 गुफाओं में जो सबसे बड़ी गुफा है उसका नाम है भीम बाजार गुफा। क्या नाम है, भीम बाजार गुफा। इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक गुफा का नाम है राजलोक रानी गुफा। क्या नाम है, राजलोक रानी गुफा।
क्लियर। अब देखो ये वो गुफाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं किन गुफाओं में, धमनार गुफाओं में। तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे सीधा ये पूछे कि धमनार गुफाएं कहाँ हैं। हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि राजलोक रानी गुफाएं कहाँ हैं, हो सकता है वो आपसे पूछ ले भीम बाजार गुफा कहाँ है, हो सकता है वो पूछ ले बड़ी और छोटी गुफाएं, छोटी कचहरी गुफाएं कहाँ हैं। तो ये सारी की सारी गुफाएं धमनार गुफा समूह की गुफाएं हैं, ये सारी की सारी गुफाएं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है राजलोक रानी गुफा और एक है काजल रानी गुफा। तो जो राजलोक रानी गुफा है ये तो है मंदसौर में, लेकिन अगर ये पूछे कि काजल रानी गुफा कहाँ है तो काजल रानी गुफा खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी के तट पर है और ओमकारेश्वर शहर में है। क्लियर है। तो जब काजल रानी गुफा पूछेगा तो खंडवा में है, ठीक है, और ओमकारेश्वर में है, नर्मदा नदी के तट पर है। लेकिन अगर राजलोक रानी गुफा पूछे तो ये कहां पर है, धमनार की गुफाओं में है। क्लियर है। आगे देखो अगला है यहाँ पर क्या, तो पूछा जाए कि ये जो धमनार की गुफाएं हैं ये धमनार की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो याद रखना है कि धमनार की गुफाओं का संबंध जिस धर्म से है वो धर्म है बौद्ध धर्म। तो पूछा जा सकता है कि धमनार की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो याद रखना है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन सी गुफाएं, धमनार की गुफाएं। क्लियर है। अब आगे देखो अगला है चंद्रवासा। चंद्रवासा गांव का नाम है, लेकिन प्राचीन समय में इसे चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता था। ये जो चंद्रवासा गांव है यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है क्या, धर्मराजेश्वर मंदिर। क्या नाम है, धर्मराजेश्वर मंदिर। तो जो धर्मराजेश्वर मंदिर, अगर पूछा जाए कि धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ है तो आपको बताना है कि धर्मराजेश्वर मंदिर मंदसौर जिले में है। मंदसौर जिले के अंदर श्यामगढ़ तहसील में है। श्यामगढ़ तहसील के अंदर जहां पर है वो है चंद्रवासा गांव। उस चंद्रवासा गांव में है क्या, धर्मराजेश्वर मंदिर। याद रखना है धर्मराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और धर्मराजेश्वर गुफाएं भी कहा जाता है। धर्मराजेश्वर गुफा बोले या फिर धर्मराजेश्वर मंदिर बोले, बात एक ही है। अब देखो इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है, इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो सुनो। जो एलोरा में मंदिर है कैलाश मंदिर, अजंता एलोरा के यानी एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसा है धर्मराजेश्वर मंदिर। अब आप कहोगे के जैसा का क्या मतलब है, तो के जैसा का मतलब ये है कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसको पत्थर को काटकर बनाया गया है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी एकमात्र मंदिर है किसके बाद, एलोरा के कैलाश मंदिर के बाद, जिसको पत्थर की खुदाई करके पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसीलिए अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का एलोरा का कैलाश मंदिर किसको कहा जा सकता है, तो कहेंगे धर्मराजेश्वर मंदिर को कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि कैलाश मंदिर जो है एलोरा का उसको भी पत्थर को काटकर बनाया गया है, एक ही पत्थर को, और धर्मराजेश्वर में भी एक ही मंदिर को काटकर बनाया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। एक बात मुझे और याद आई है, याद रखना ये जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जिसमें शंकर जी की अष्टमुखी क्या है, प्रतिमा है। ये दूसरी इसकी प्रसिद्धि का कारण है क्या, कि यहाँ पर शंकर जी की अष्टमुखी क्या है, मूर्ति है। कौन सी मुखी है, अष्टमुखी। क्लियर। अब वापस यही आते हैं। तो जो धर्मराजेश्वर गुफा है इसके बारे में आपको समझ आ गया क्या है यहाँ पर मुख्य बात में। लेकिन ये कौन सा मंदिर है, धर्मराजेश्वर मंदिर। तो धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये मंदसौर में है। ठीक, आगे चलें। अगला देखो, अब देखो यहाँ पर लिखा है भानपुरा। क्या लिखा है, भानपुरा। इस भानपुरा नाम को आपने जब मध्य प्रदेश के प्रारंभिक 1-2 वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में आपने किसी एक वीडियो में ये सुना होगा कि जो भानपुरा है, इस भानपुरा से यानी मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव दिया गया था किसको, राजस्थान को। और राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील को लेकर जोड़ा गया था विदिशा में। तो ये भानपुरा वही है जिससे सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया था, सुनील टप्पा। इसी भानपुरा के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है हिंगलाज पहाड़ी। क्या नाम है, हिंगलाज पहाड़ी। तो पूछा जाए कि हिंगलाज हिल या हिंगलाज पहाड़ी कहाँ स्थित है, मंदसौर जिले में है, भानपुरा तहसील में है। और यहाँ पर जो नदी निकलती है यहाँ से, वो नदी है चंबल। वो नदी है कौन सी, चंबल। तो चंबल नदी के तट पर है क्या, हिंगलाज पहाड़ी। तो पूछा जाए हिंगलाज पहाड़ी कहाँ है, तो बताना है मंदसौर में। ठीक। अब यहाँ एक बात और सुनो, हिंगलाज पहाड़ी है ये, हिंगलाज सिद्धपीठ नहीं है।
हिंगलाज माता की सिद्धपीठ एक पाकिस्तान में है और एक हिंगलाज माता की सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। क्लियर है। तो जब ये सिद्धपीठ की बात की जाए, हिंगलाज सिद्धपीठ की, तो वो तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है, लेकिन जब हिंगलाज पहाड़ी की बात की जाए तो ये कहां पर है? ये मंदसौर में है, चंबल नदी के तट पर है और भानपुरा में है। दूसरी बात, भानपुरा में गांधी सागर अभ्यारण्य भी है और भानपुरा में गांधी सागर बांध भी है। ठीक, तो ये आपको भानपुरा के बारे में याद रखना है। क्लियर। अगला देखो, अगली यहाँ पर एक तहसील लिखी है मल्हारगढ़। क्या लिखा है? मल्हारगढ़। मल्हारगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है पिपल्या। मल्हारगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है पिपल्या मंडी। इस पिपल्या मंडी के अंदर है क्या? श्री वही तीर्थ। क्या है? श्री वही तीर्थ। तो पूछा जाए कि श्री वही तीर्थ कहां पर है, तो बताना है कि श्री वही तीर्थ मंदसौर जिले में है। पहले आपको इतना ही याद रखना है कि ये मंदसौर जिले में है श्री वही तीर्थ। अब आपसे पूछा जाए कि श्री वही तीर्थ किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है कि ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर को ये समर्पित है, तो बताना है पार्श्वनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ को। तो पार्श्वनाथ को समर्पित है, जैन धर्म से संबंधित है और नाम है श्री वही तीर्थ। कहां पर है? मंदसौर में मल्हारगढ़ तहसील में क्या? पिपल्या मंडी के अंदर। क्लियर है। अगली बात सुनो, यहां पर तो लिखा है श्री वही तीर्थ और एक हमने लिखा है चरण तीर्थ। जो चरण तीर्थ है वो विदिशा में है, श्री वही तीर्थ है वो मंदसौर में है। इसके अलावा धार में हमने पढ़ा है मोहनखेड़ा जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन वो जिसके लिए समर्पित है वो है ऋषभदेव। तो मोहनखेड़ा ऋषभदेव के लिए समर्पित है, जैन धर्म से संबंधित है। और ये श्री वही तीर्थ पार्श्वनाथ जी को समर्पित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। मंदसौर के संबंध में इतना आपको याद रखना है। अभी जो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत जितनी चीजों को हम कवर कर सकते हैं, हम उतनी चीजों को कवर कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फैक्चुअल जानकारी होती है और कई बार मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स इनको याद नहीं कर पाते, इनमें बड़ा भ्रम पैदा होता है, लगातार इन्हें रटते रहते हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि इन्हें आपको रटना ना पड़े और आप इसी के साथ साथ इसको समझते भी चलें। इसके बाद अगली वीडियो जो हम बनाएंगे, अगली जो चर्चा हम करेंगे वो हम चर्चा करेंगे दक्षिणी मालवा की, जिसको हम कहेंगे निवाड़ की समतल भूमि। क्या बोलेंगे? निवाड़ की समतल भूमि। और वो मालवा की अंतिम और चौथी क्या होगी? वीडियो होगी। क्लियर। अंतिम और चौथी क्या होगी? वीडियो होगी। और उसके बाद हमारा मालवा खत्म होगा। मालवा के बाद हम मध्य प्रदेश का अगला प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें हम जो मध्य प्रदेश के शेष 6 प्राकृतिक प्रदेश बाकी हैं, उनमें से किसी एक की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए